बाप और बेटा दोनों मिलके रिसालते माप गलियों में चलते थे, ये पीछे नबी की नकलें उतारते थे और नबी को तानो तशनी माजल्ला सुम्मा माजल्ला तौहीन करते थे। नबी ने हुक्म नहीं दिया, उसने दिया कि तू बर्दाश्त कर लेता है, मुझसे नहीं। इन्हें मदीने से बाहर निकाल, इन्हें मदीने से इतना बाहर निकाल के तेरे बाद जो भी तेरी जगह पे आए वो इनको मजीद बाहर निकाल। जब तीसरा खलीफा आया तो बजाय इनको बाहर निकालने के इसे मदीने बुलाया। सिर्फ मदीने ही नहीं बुलाया, इससे मिस्र जैसी अहम रियासत का गवर्नर बना दिया। नौजवानों के लिए ये बातें नहीं होगी, लेकिन जरूर इन बातों को जहन में रखना। ये मैं पूरी तारीख का सफर लम्हों में करने लगा। मिस्र का गवर्नर बना दिया। मिस्र उस दौर की सबसे महंगी इस्लामी रियासत थी, सबसे ज्यादा पैसा मिस्र से आता था और सबसे बड़े खाइन को उसके ऊपर गवर्नर लगा। मदीने के लोगों ने, जो पुराने रहने वाले थे, वो इकट्ठे होकर आए हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के पास। कौन कहता है कि हम सहाबा का एहतराम नहीं करते? मोहम्मद बिन अबी बकर के पास और उन्होंने आके मोहम्मद बिन अबी बकर से कहा कि आप जाके मौला अली से कहें कि उसे कहे कि उसे मिस्र की गवर्नरी से हटाए। मोहम्मद बिन अबी बकर रात के वक्त मौला अली के पास घर आए। और एक बात मैं और अपने बच्चों को बताऊं, मुसलमान तारीख ने बड़ा जुल्म किया है। उन्होंने 3 हुकूमतों में जो मौला अली का दौर था उसे लिखा कि अली ने दौर जो है ये खामोशी में गुजारा, गोशा नशीनी में गुजारा। अली घर से नहीं निकलते थे, अली कुरान जमा करते थे। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये अली जैसी शख्सियत के साथ कि अली के उतने लंबे दौर को सिर्फ चंद जुमलों में बंद कर दिया गया। और शिया भी यही जुमले मिंबर से मैंने खुद सुने हैं, बंदे कहते अली कुरान जमा कर रहे थे। वो कौन सा कुरान था जो अली के पास नहीं था? मेरी समझ में आज तक ये फलसफा नहीं आया कि वो कौन सा कुरान था जो अली जमा कर रहे थे। कुरान तो सारा अली के सीने में, बल्कि अली खुद कुरान का जिस्म थे। अली कहां से कुरान जमा कर? अगर मैं इसमें पूरी 45-50 मिनट गुफ्तगू की जा सकती है। मौला अली का वो जो दौर था वो बड़ा इनकलाबी दौर था। मौला उस दौर में मदीने में नहीं रहते थे, मौला मदीने से चले गए थे। मदीने के थोड़ा बाहर जाके मौला ने एक अपना फार्म हाउस बनाया था जिसका नाम यम्बो था, जिसे आज मदीने में बीरे अली के नाम से याद किया जाता है। ये मौला ने मदीने के बाहर जाके बना दिया था। इस पूरे दौर में मौला ने पहली बार जो कुएं खोदे थे, ये मौला ने 24 कुएं उस दौर में अपने हाथों से खोदे थे। कुएं से पानी लेके जमीनों तक पहुंचाना मौला अली ने अपने दौर में शुरू किया था। सबसे पहले कपास मदीने में मौला अली ने काश की थी। यही कपास जिसकी रुई घर आती थी, बीबी काटती थी, चादरें बनाती थी, और उसी रुई की हाथ की बने हुआ रुमाल आज भी हुर के हाथ माथे पे। ये पूरा एक दौर है मौला अली का, जो दौर पढ़ा जा सकता है, लेकिन मुझे पढ़नी है कत्ले अली की वजह। तो तलाशी है सरकार आप इन हकाइक के। अब मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो मौला अली के पास गए। मौला अली से कहा कि मौला आप इससे जाके कहें खलीफा से कि ये उसको माजूल करे। मौला मोहम्मद बिन अबी बकर को साथ लेके दरबार में गए। जब दरबार में पहुंचे तो नौकर ने जाके उन्हें बताया कि असल हाकम आया है। जो बंदे सर हिला रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए अगर जाग जाएं तो उनके लिए बेहतरी है। उसे जाके खबर दी कि असल हाकम है, हकीकी वारस आया है। वो उठ के आया, उठ के आगे उन्होंने मौला अली से पूछा, जी हाँ जी, वसीय रसूल है, जानशीन पैगंबर है, दमाद रसूल, आप क्यों आए? मौला फरमाया मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तूने उसे मिस्र का गवर्नर क्यों लगाया? इसका आपने हुक्म करते हैं तो हम उसे अभी ओहदे से हटा देते। तो आपको मौजू बंदा आप दे दें जिसे हम मिस्र का गवर्नर लगाएं। मोहम्मद बिन अबी बकर मौला अली के साथ खड़े थे। उसे मोहम्मद बिन अबी बकर तरफ देखे कहा, मेरे ख्याल में मोहम्मद से ज्यादा मौजू कोई नहीं है, इसे मिस्र का गवर्नर लगा देते। फौरी तौर पे अपने कातब को जगाया कि एक सरकारी हुक्मनामा लिख। सरकारी हुक्मनामा लिखा कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तुम्हारे पास आ रहा है। जो ही मोहम्मद तेरे पास पहुंचे अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, अपनी जगह पे मोहम्मद को तख्त पे बिठा, सारे इंतजामात मोहम्मद के हवाले करके खुद मदीने पहुंच।
ये तहरीर लिख के मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले की। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तहरीर को बंद किया। मौला अली चले दरबार से। मौला बाजार में मोहम्मद साथ साथ। मोहम्मद सोच रहा अली के आने की वजह से इसने इतना अली का हया किया, इतनी अली की इज्जत की कि मौला ने एक ही शिकायत की, इसने फौरन दूर कर दी। चलते चलते अली के घर का दरवाजा आ गया। जो ही अली दरवाजे से एक कदम अंदर एक बाहर था, या मोहम्मद ने कहा मौला आप घर के अंदर जा रहे हैं, ज़हमत दोबारा ना मुझे देनी पड़े, मुझे बताएं कि मैं अभी मिस्र के लिए निकल जाऊं। मौला ने पर्दे से पीछे सर हटा के कहा चले जा, लेकिन रात को सफर न करना। चले जा, चले जा, लेकिन हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद बिन अबी बकर के ज़हन में ये बात बैठ गई कि जब अली ने कहा है ना कि नहीं करना, इसका मतलब इस नहीं में कोई राज है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने साथ अपने चंद नौकर तैयार किए। तैयार करके मोहम्मद बिन अबी बकर जब तैयार होकर मदीना से निकले हैं तो शाम हो गई मदीने में। मदीना से थोड़े से फरसक के फासले पे गए थे, रात हो गई। मोहम्मद ने अपने गुलामों से कहा यही खैमे लगा दो। उन्होंने कहा जी अभी सफर शुरू किया और अभी खैमे। उसका अली ने कहा था रात को सफर नहीं करना, हुक्म अली था, तो लिहाजा अभी यहीं पे खैमे लगेंगे। वहीं पे पड़ाव हो गया। पड़ाव होके आग रोशन कर दी गई। आग इसलिए रोशन की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजर रहा हो तो उसे पता चले कि कोई लूटने वाले नहीं बैठे, कोई शरीफ बैठे हो, किसी काफिले ने पड़ाव किया हुआ। आग रोशन हो गई। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आके खैमे में मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाहिया में मशगूल हो गए। अभी मोहम्मद इबादत कर रहे थे, या मोहम्मद को अपने कानों में किसी घोड़े के दौड़ने की टप्पों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान आवाज की तरफ किया। अब आवाज से मोहम्मद बिन अबी बकर ने अंदाजा लगाया एक ही घोड़ा है, घोड़ा भी आला नस्ल का है, भाग भी तेज रहा है, निकला भी अभी मदीने से है। फिर फौरन ज़हन में सवाल है, अगर ये शख्स मदीने से निकला था, ये रात के वक्त अकेला सफर क्यों कर रहा है? अगर इसने सफर करना था तो यहां काफिला था, ये काफिले के साथ क्यों नहीं आया? ये सवाल ज़हन में थे कि अली की बात आ गई याद, रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर तो पहले रात ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन खैमे से बाहर निकले, अपने नौकर से जल्दी जल्दी उठ उठ उठ, घोड़े पे जीन रख, बंदा पकड़। उसे घोड़े पे जीन रखी, घोड़ा दौड़ाया, बंदा गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन अबी बकर के कदमों। मोहम्मद ने पूछा कौन है तू? उसे कहा जी मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा इसी जाती काम के सिलसिले। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने नौकरों से कहा इसकी तलाशी लो। जामे तलाशी ली गई, कुछ जाती सामान को ज्यादा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद ने कहा और इसके पास क्या? उन्होंने कहा इसके घोड़े की गर्दन में एक मशकीजा है पानी का, पानी का मशकीजा निकालो। निकालो। क्या इसमें? उसका पानी है। फरमाया इसे तलवार से चीरो। चीरा, पानी बहाओ, पानी बहाया, हाथ डालो, अंदर से शीशे की बोतल, उसके अंदर एक खत। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा, अंदर से खत को निकाला, खत को खोला। खत में लिखा हुआ था कि तेरी तरफ मोहम्मद मेरा खत लेके आ रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर के पहुंचने से पहले कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार सिपाही तुझ तक पहुंच जाएगा। एक दस्ता लश्कर का मिस्र के बाहर खड़ा कर देना, जो मोहम्मद को तुझ तक पहुंचने से पहले कत्ल कर दे, और मोहम्मद की लाश किसी वीराने में फेंक देना। मोहम्मद बिन बकर ने खत पढ़ा, खत को बंद किया, मुंह मदीने की तरफ करके, और सफरों से बचाने वाले, और नीयतों के लहजे सुनने वाले, और इरादों से बाखबर, नौकरों की इज्जतें रखने वाले, बादशाह हुसैन। मालिक करम हो गया तेरा, बंदे को गिरबान से पकड़ा। मदीने में जाके अली के दरवाजे के बाहर मोहम्मद बिन अबी बकर के कदम रुके थे। ये अली की हुजरे से आवाज आई, बंदा गिरफ्तार हो गया। पसंद है मौजू के नहीं पसंद? बंदा गिरफ्तार हो गया। उसने कहा या अली बंदा गिरफ्तार हो गया। अली बाहर आए, मोहम्मद ने कदमों पे हाथ रखेगा, मौला जब खबर थी मुझे क्यों भेजा? मौला मुस्कुरा के फरमाते मोहम्मद मैं सबूत के बगैर हमला नहीं करता। आया कहां से ला गई दुनिया अली जैसा इमाम। बंदे को पकड़ा और मौला अली अपने घर में गए। तारीख कहती है अली ने जर्द रंग की अबा पहनी। जर्द अबा हमेशा मौला अली जंग में जाते हुए इस्तेमाल करते।
जब अली अपने कांधे पे जर्द अबा रखते थे तो मदीने के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे कि आज अली जलाल में है। उस रात मौला ने जर्द अबा अपने कांधे पे रखी, कांधे पे रख के मौला दरबार की तरफ गए। दरबार के बाहर नेज़े बरदार मशाले लेके सिपाही खड़े थे। अली ठोकर से दरवाजा खोला, उठाओ इसे। अली का जलाल दब से जमीन पे गिरा, न ताज संभला न आवाज संभली। बिड़बिड़ाते हुए अली के सामने आके, जी या अली हुक्म। अली फरमा के ये कासा तेरा है? मोहम्मद खत दे, खत तेरा है? अली ने फरमाया चमड़ा दरबार का है, क्योंकि उस दौर में सरकारी खतूत लिखने के लिए मखसूस चमड़ा इस्तेमाल होता था जो बाजार में बेचना खरीदना जुर्म था। मौला फरमाया ये चमड़ा दरबार का है, अब उससे इनकार नहीं हो सकता। दस्तखत तेरे हैं, मोहर तेरी है, कासत तेरा है, घोड़ा दरबार का है, जी मेरा। इतना कहना था या अली मुड़े, बिना तशबीह अली चलने लगे पीछे। या अली बात तो सुनेंगे, बस अब अली की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाय हाय हाय, बस अब अली की जिम्मेदारी। मौला बात तो सुनिए, मौला मेरी 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 कुल। अली दरबार से बाहर गए। खबर मदीने में आग की तरफ फैल गई। जो एक ग्रोह पहले ही दुश्मनी में amaता था, उनके हाथ ये जवाब आ गया। उन्होंने खलीफा के घर का घेराव कर लिया। पूरी रात बंदों ने घर का घेराव किए रखा। तारीख में जुमले ना हो मैं इस चौक में गर्दन का लहू दूं। इसने दीवार के पीछे एक चीज रख के उस पर खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, कोई अली को बताए कि मैं प्यासा हूं, कोई अली को जाके खबर दे के मैं भूखा हूं। इतना सख्त पहरा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता था। या यकदम गली में दो साए दाखिल हुए। सिपाहियों ने कहा रोको रोको रोको, इसे कौन है? पीछे से आवाज आई, रास्ता दो, हसन और हुसैन आ रहे हैं। नेज़े हटे। जब रोशनी में शहजादे आए, हसन के हाथ में खाना, हुसैन के हाथ में पानी। शहजादों ने दीवार पे खाना और पानी रख के कहा, सखी ने भेजा है। इसने दीवार के पीछे से खड़े होकर आवाज देकर, शहजादो बाबे को बताओ मेरी जान खतरे में है। हसन हुसैन ने कहा, तूने सिर्फ खाना और पानी मांगा था। हुकूमत के मामलात में अली नहीं बोलेंगे, मदीने के मुकामी इख्तलाफात में अली नहीं बोलेंगे। ये कह के हसन और हुसैन गए। रात के वक्त किसी ने दीवार फलांगी, पता उन्हें चल गया था कि अब ये अली को पुकारना शुरू हो गए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा, ये रात बड़ी अहम है। उसी रात में खलीफा का कत्ल हो गया। कत्ल जब हुआ, खलीफा का खबर पहुंच गई पूरे दुनिया में, अरब दुनिया में। एक नबी की बीवी जो है वो मदीना से इसी खलीफा से नाराज होके बसरा चली गई थी। तो जो है पूरी साबान के नहीं है। ऐसे ना हो कि मैं कहूं कि आप महजूज होकर सुन रहे हो और आप बिल्कुल सो रहे हो। हूं हाँ थोड़ी थोड़ी करते रहिएगा, 1.5-2 मिनट पर। उन्हें बसरे खबर मिली कि आइए काम बड़ा आसान हो गया है, खलीफा कत्ल हो गया है। कत्ल डालते हैं अली के सर, अली की दुश्मनी भी पूरी हो जाएगी। वो तो हुई हुकूमत में कब्जा हमारा हो जाएगा। ये एक पूरा ग्रोह लेके, एक लश्कर लेके बसरा से रवाना हो गई। खबर मदीने पहुंच गई। मौला ने एक मखसूस सहाबा का लश्कर साथ लिया। अली ने रस्ते में जाके कहा, इन्हें मदीने दाखिल होने से पहले रोके। रस्ते में एक मैदान में जाके दोनों फौजों का आमना सामना हो गया, क्योंकि वो जो आई थी वो ऊंट पे बैठी हुई थी। ऊंट को अरबी में जमल कहा जाता है। जिस मैदान में जाके वो ऊंट रुका उसे कहते हैं मैदान जमल, जिसकी वजह से ये जंग मशहूर है, जंगे जमल। अब वहां पे आके ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट जब खड़ा हुआ तो उससे पहले रस्ते में एक लाइन में भूल गया, मैं एक लम्हे के लिए वापस जाता हूं। एक जगह पे गुजरते हुए इस ऊंट पे कुत्ते भौंके थे। इस बीबी ने तलहा
और जुबैर से पूछा ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा मकाम हवाब है। इसने लर्ज के कहा आधी रात को मुझे मोहम्मद ने जगा के कहा था जिसे मकाम हवाब के कुत्ते भौंके वो हक पे नहीं होगे। मेरी बीवियों में से एक बीवी जिसे हवाब के कुत्ते भौंकेंगे वो हक के खिलाफ थी। 40 बंदों ने कुरान पे हाथ रख के गवाही दी कि ये जगह हवाब नहीं। ये इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां थी। जिन्होंने हवा पे झूठी गवाहियां दे दी यही गवाहियां फतक में इस्तेमाल हुई थी। अब आके खड़े हो गए, मैदान सज गया। अली हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, क्योंकि उनकी साजिश थी कि अली के हाथों कत्ले आम हो ताकि हम अली की दुश्मनी में मजीद इजाफा कर सकें। अली चाहते थे कि मजीद कत्ले आम ना हो। मौला अली ने, बस मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं, चंद चेहरे नींद में आ गए तो मैं बिल्कुल खत्म करने लगा हूं। बस बात मुकम्मल करो सरकार, बिस्मिल्लाह। मौला ने बिस्मिल्लाह सरकार, बादशाह हुसैन इज्जत दे, मौला ने जनाब हसन को भेजा। हसन जाके समझा गया। जनाब हसन आए, उस वक्त ये बीबी खेमे में थी। हसन ने आके कहा मेरे बाबा अली ने मुझे भेजा है, बाबा जंग नहीं करना चाहते, बाबा चाहते हैं कि आप वापस मदीने खैर खैरियत से आफियत से चले जाएं, ये ग्रोह आपको उकसा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हर सूरत में जंग करूं। मौला हसन वापस आए, मौला ने आके कहा मौला बाबा मैंने कहा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौला सोच रहे थे कि कहीं जंग रुके। मौला ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मौला फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर तुम जाओ। जब मोहम्मद बिन अबी बकर गए तो किताबें कहती हैं कि इनके खेमे के बाहर 2 सिपाही खड़े थे पहरा देने के लिए। जब मोहम्मद अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने नेजों के साथ मोहम्मद को रोका। कहां जा रहे? उसका मेरी बहन है, मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने मना किया है कि मोहम्मद भी आए तो मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दरवाजे से कहा मैं भाई होकर मिलने आया हूं और आपने सिपाहियों के जरिए मुझे रोस्ट दिया है। उन्होंने अंदर बैठे हुए कहा तू मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तू मेरा भाई होता तो मेरे लश्कर पे होता, तू अली के लश्कर पे ना होता। जुमले मोहम्मद बिन अबी बकर के ना हो, मैं अपनी गर्दन का लहू दूं। मोहम्मद बिन अबी बकर का किस भाई होने का फायदा उठा रही है? तेरे जैसी 1000 बहनें हो, मैं अली की नौकरी से कुर्बान कर, मैं अली की नौकरी नहीं छोड़ सकता। उसका फिर मोहम्मद वापस जा। मोहम्मद बिन अबी बकर वापस आ गए। सुबह के वक्त ऊंट को मैदान के बिल्कुल वस्त में लाके खड़ा कर दिया। तारीखें कहती कि ऊंट भी आम ऊंट जैसा नहीं था। इसका चेहरा हैबतनाक था, नुकीले दांत थे, लंबा कद था। ऊंटों में भी वहशतनाक ऊंट था, जिसमें लाके अमारी रखी गई। अमारी में उन्हें बिठाया गया, इर्द गिर्द हसार घोड़ों का बांधा गया। जब मौला अली ने फरमाया सिपाहियों से कि हमला किया जाए, हमला करने के लिए जब अली के नौकर आगे गए और सफ बांध के खड़े हुए कि कोई मुकाबले पे आना चाहे तो आए। किताबें कहती हैं कि दूसरी तरफ से अब क्या साजिश हुई? वो साजिश हुई एक एक सिपाही उधर से आता, ऊंट की मुहार चूमता और अली के नौकरों की तलवार के नीचे जाकर अपनी गर्दन करता। गर्दनें कटनी शुरू हो गई। लोग रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को मौत की घाट उतारना शुरू। सिपाहियों ने कहा ये अली लड़े किससे? हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो सामने आके गर्दनें कर देते हैं। ऊंटों की कोई मुहार चूम रहा है, कोई ऊंट के पांव चूम रहा है। अली ने खड़े होकर फरमाया मुझे अंदेशा है जैसे सामरी के बछड़े की पूजा हुई थी, इस ऊंट की पूजा ना होनी शुरू हो जाए। तो मौला फिर इसका हल किया। मौला फरमाया इसका हल है सिपाही वापस आओ, 3 अंदाज नीचे उतरो, वापस आओ। सारे अली के पीछे वापस आए। मालिक के अस्तर खैमे से निकले। हुक्म बादशाह, मालिक घोड़े की जीन पे, तलवार निकाल। मालिक घोड़े की जीन पे बैठे। मौला हुक्म, फरमाया ऊंट की टांग काट किया। अब अली के नौकर पीछे बैठे, अली के बेटे जो हैं वो टीले पे हैं और अली देख रहे हैं। मालिक के अस्तर घोड़े की जीन पे, हुक्म अली, तलवार न्याम से निकाली, पूरी शिद्दत से मालिक दौड़ के गए, घोड़े की जीन छोड़ी, घुटनों के बल खड़े होकर मालिक ने वार किया, ऊंट की गर्दन काटी। मालिक घोड़े की पुछ पे सवार हुए, घोड़ा आगे निकल गया। पीछे मुड़ के मालिक ने देखा 3 ऊंटें, टांगों पे ऊंट खड़ा है। एक टांग कट चुकी है लेकिन ऊंट खड़ा। मालिक फिर वापस आगे से घूम के फिर वापस आए, पूरी शिद्दत के साथ दूसरा वार किया, दूसरी टांग कट गई, 2 टांगे ऊंट खड़ा। मालिक फिर टीले के ऊपर से घूम के आए, फिर तलवार को न्याम दोहराते हुए फिर आके पूरी शिद्दत से वार, तीसरी टांग कट गई। एक टांग पे ऊंट खड़ा है। जब एक टांग पे खड़ा ऊंट देखा तो उधर वाले लश्कर में शोर मच गया, हक हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, ये है अल्लाह की गैबी कुव्वत, ये है अल्लाह की गैबी ताकत। ये देखो
अली ने ऊंट की टांगे भी कटवा दी, लेकिन अल्लाह उस ऊंट को गिरने नहीं दे रहा। अली के नौकरों में सनसनाटी हो गई, या अली ये क्या हुआ? अली फौरन अली ने अपनी अबा फेंकी, अली टीले पे आए, मालिक जी मौला, मालिक टांग काट। मौला काट रहा, ऊंट गिर नहीं रहा। फरमाया ला हौला वाला पढ़ के काट, ऊंट नहीं शैतान खड़ा है। मालिक ला हौला वाला पढ़ के ऊंट की अगली टांग कर किताबें कहती है मालिक ने अपने घोड़े को दौड़ाया, मालिक ने दोनों घुटने जमीन पर के ला हौला वाला पढ़ के मालिक ने ऊंट की टांग काटी। टांग का कटना था, ऊंट जमीन पे गिरने लगा, हमारी जमीन पे आने लगी, लोगों के दिल धड़कने बंद हो गए। ये अली ने क्या किया है? अभी नबी की ज़ौजा की तौहीन होने लगी है, अभी हमारी ऊंट की पोस्ट से जमीन पे आई नहीं थी। ये अली की पोस्ट के पीछे से एक बिजली की तेजी से जवान पूरी ताकत के साथ घोड़ा दौड़ा के भागा। उसने हमारी जमीन पे आने से पहले हौदज के अंदर हाथ डाला, उन्हें उठा के घोड़े के पोष में बिठाया। उसने पीछे से आवाज लगेगा, हाय क्या किया अली ने? नबी की ज़ौजा को खैर का हाथ लग गया। उसने कहा बतागा चुप, तेरा भाई मोहम्मद बिन अबी बकर हो। बगैर नहीं, तेरा भाई मोहम्मद, तेरा भाई मोहम्मद बिन अब्बास। अब जिस जुमले के लिए जी पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया। अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा। मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाएं, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा, काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की ज़ौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देकर दोबारा ये फख्र अली के सामने न करना, रसूल की ज़ौजा थी है नहीं, थी है नहीं, इतना जोला कहना तो उन्होंने किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है। अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर। मैं हूं नफ्स पैगंबर, मैं हूं नफ्स अल्लाह। एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। और जो निकाह पढ़वाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पता है जब सीगा निकाह पढ़ा जाता है तो नफ्सी का लफ्ज आता है। निकाह जिस्म का नहीं, नफ्स का होता है। नफ्स मोहम्मद का नाम अली है, नफ्स मोहम्मद था नहीं, नफ्स मोहम्मद है। आज भी कोई इख्तियार मोहम्मद को पर्दे में बैठ के इस्तेमाल कर रहा है।